नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गोल्स में। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों या कारकों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, दोनों या पारस्परिक? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्लिष्ट। संज्ञा के साथ जो कारक आता है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण में देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो राम ने अपना काम कर लिया है, तो इसमें ये जो ने आया है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विश्लिष्ट। इसके अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके साथ जो कारक आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संश्लिष्ट। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? आपका पेन मेरे पास है, तो इसमें जो ये का आया है ये आपका क्या है? ये है आपका संश्लिष्ट। संश्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? एक साथ लिखना, और विश्लिष्ट का अर्थ होता है अलग करके लिखना। तो ये जो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ कारक आता है वो देखिए एक साथ लिखा जाता है, तो इसीलिए इसे संश्लिष्ट कहते हैं। और जो अभी हमने बताया आपको एग्जाम्पल, राम ने, क्या बताया? राम ने, तो इसमें देखिए ये अलग करके लिखा जाता है ये कारक, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। आज शाम को मत आना, यह फूल सुंदर है, कल मैं नहीं जाऊंगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। तो इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। कैसे रोते रोते? क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो रोते रोते है वो घर पहुंचने की विशेषता बता रहा है। कैसे पहुंचा? रोते रोते। और ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि रोते रोते तो ये एक रीति को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए ऑप्शन देखिए, ये भी उच्च श्रृंखल लिखा हुआ है। उच्च श्रृंखल, चारों एक ही चीज लिखी हुई है, बस अलग अलग तरीके से। तो आपको बताना है शुद्ध वर्तनी इसमें किसकी है। तो इसमें डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है उच्च श्रृंखल, इसकी वर्तनी शुद्ध है। ये मिला किससे है? अगर इसका संधि विच्छेद करें, मतलब किससे मिलकर बना है, तो ये हो जाएगा उत प्लस ये हो जाएगा आपका श्रृंखल। ये आपका मिलकर बना है उत प्लस ये श्रृंखल से, उत श्रृंखल। इसमें ता की जगह पे क्या हो गया है? चा हो गया, और ये स्र जो है ये बदल गया है छ में, तो हो गया है उच्च श्रृंखल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? गिरिजा कुमार माथुर की कृति मतलब रचना पूछी गई, इनमें से कौन सी नहीं है? नाश और निर्माण, धूप के धान, चांद का मुंह टेढ़ा, पृथ्वी कल्प। तो इसमें चांद का मुंह टेढ़ा ये रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, ये है गजानन माधव मुक्ति बोध की। किसकी है ये रचना? गजानन माधव मुक्ति बोध की है। मुक्ति बोध उनकी उपाधि थी। गजानन माधव की जो उपाधि थी वो क्या थी? मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा, तो ये रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्ति बोध की। नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प, ये तीनों किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर जी की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, रचना क्या है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या फिर प्रेमचंद। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर धर्मवीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अब इसमें आपको बताना है धर्मवीर भारती जी की रचना कौन सी नहीं है। सूर्य का स्वागत, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा। तो कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये तीनों रचनाएं धर्मवीर भारती जी की हैं। और सूर्य का स्वागत ये रचना इनकी नहीं है, धर्मवीर भारती जी की नहीं है। ये किसकी रचना है? ये रचना है दुष्यंत कुमार जी की। किसकी रचना है? ये रचना है दुष्यंत कुमार, ये आपको याद रखना है।
ये तीनों रचनाएं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, चंडालवा, ये तीनों धर्मवीर भारती जी की हैं। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार जी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। बकरी विलाप किसकी कलाकृति है? प्रेम घन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु? तो इसमें आपको बताना है बकरी विलाप जो है किसकी कलाकृति है। तो ये भारतेंदु जी की है। किसकी है? भारतेंदु जी की बकरी विलाप। प्रेमघन, अच्छा प्रेमघन किसे कहा जाता है? ये एक उपाधि है। किसकी है? बद्री नारायण चौधरी, इनकी उपाधि है प्रेमघन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा द तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर मिश्र बंधु ने? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा द तासी ने। अच्छा, एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पुस्तक भी है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसकी रचना किसने की है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अच्छा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, और पूछा भी जाता है आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं? आपसे पूछा गया है कौन सा छंद होता है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं? बरवय, गीतिका, रोला या चौपाई? तो बरवय होता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बरवय छंद। अगर आपसे पूछ दिया जाए गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी? 26 मात्राएं। रोला, अगर आपसे पूछ दिया जाए रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। अच्छा, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की एक बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। कौन कौन सी? खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। कन्नौजी तो ऑप्शन में ही दिया हुआ, इसके अलावा 4 और आती हैं। तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। सिंह द्वार शब्द में समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? तो सिंह द्वार में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर सिंह द्वार का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंह का द्वार। क्या हो जाएगा? सिंह का द्वार। तो इसमें बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है का, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि तत्पुरुष समास है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दिन, सांझ, सवेरे? तो देखिए, सुबह होती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, दिन होता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है। सांझ भी होती है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सवेरा, यहाँ पे सवेरे की जगह अगर लिखें सवेरा, सवेरा होता है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये दोनों पुल्लिंग हैं, सुबह और सांझ क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। लड़का द्वार द्वार भीख मांगता चलता है में कौन सा कारक है? तो लड़का द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है। अगर इसको सही से देखें तो क्या होगा? लड़का द्वार द्वार पर, बीच में पर आ रहा है, तो मतलब कौन सा कारक होता है? पर किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है। किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है। में पर, अधिकरण कारक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? में पर, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15।
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वदा? यहाँ पे सर्वदा होना चाहिए, तो इसमें हो जाएगा सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। सार्वकालिक क्या होगा? समस्त हर समय से संबंध रखने वाला, मतलब हर काल से संबंध रखने वाला, तो वो सार्वकालिक कहलाता है। सार्वदेशिक तो हर देश से संबंध रखने वाला, सभी देशों से संबंध रखने वाला, तो सार्वदेशिक। और सर्वदा का क्या मतलब होता है? जो हमेशा घटित हो, हमेशा होने वाला, वो क्या कहलाता है? सर्वदा, हमेशा रहने वाला, सर्वदा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, दूरस्थ, औरस, सहोदर। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। दूरस्थ का अर्थ क्या होता है? दूर स्थित, जो दूर स्थित हो उसे दूरस्थ कहते हैं। औरस का अर्थ क्या होता है? औरस का अर्थ होता है विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, या कह सकते हैं जायज पुत्र। सहोदर क्या होता है? सहोदर होता है एक ही माता से उत्पन्न पुत्र, सहोदर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 17। कलुष का विलोम शब्द है, तो कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा इसमें निष्कलुष। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कलुष। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, शोक, क्रोध या फिर विस्मय। तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा, या घृणा भी कहते हैं इसे, जुगुप्सा या घृणा। शोक, शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध, क्रोध जो है आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, किसका? रौद्र रस का। विस्मय, विस्मय जो है वो आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है, किसका? अद्भुत रस का। विस्मय अद्भुत रस का, शोक करुण रस का, और जो क्रोध है वो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19। श्री गणेश का विलोम शब्द है आरंभ, प्रारंभ, इतिश्री। इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, किसी काम की शुरुआत करना, और इतिश्री का क्या अर्थ होता है? समाप्त करना, किसी कार्य का समापन करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। रस की संख्या है 8, 9, 4, 11। तो रस की संख्या जो मान्य है, सर्वमान्य रसों की संख्या है, वो है 9। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसों की कुल संख्या 11 है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं, लेकिन जो सर्वमान्य रसों की संख्या है, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में रसों की संख्या है, तो 9 ही ऑप्शन आप लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। कविवचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर स्वामी, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कविवचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 22। अधुनातन का विलोम शब्द है, अधुनातन का विलोम शब्द प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, आगत। तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। अधुनातन का अर्थ होता है नया, पुरातन का अर्थ होता है प्राचीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलमाला। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और इसके जो लेखक हैं वो हैं दामोदर शर्मा। कौन है इसके लेखक हैं? जो वो हैं दामोदर शर्मा, याद रखना है आपको। तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।